नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। 100 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। आज 101 प्रश्न से लेकर आगे देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखें, समय को बिना गवाए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल निकट है। 3 और 4 तारीख को आपका फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। नई कविता, प्रयोगवादी, नंबर बी छायावादी, रीतिवादी और भक्तिवादी। तो वैसे तो विद्यार्थियों, अगर भवानी प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र छायावादी कवि नहीं थे, बल्कि वे छायावादोत्तर कविता के कवि थे, जिन्हें प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविताओं से भी प्रभावित माना गया है। परंतु छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि थे, छायावादी कवि नहीं थे, परंतु छायावादोत्तर काल के कवि थे। इस कारण छायावादी पर यहाँ टिक किया गया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपको प्रयोगवादी या प्रगतिवादी आए तो उस पर निशान लगाना है आपको, और नहीं हो तो आप छायावादी पर निशान लगाकर आए। वापसी रचना किस विधा से संबंधित है? वापसी रचना कहानी विधा से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 103 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म विद्यार्थियों होशंगाबाद में हुआ था। देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 104 नंबर का। गजाधर बाबू किस रचना का पात्र है? तो गजाधर बाबू बहुत बार पढ़ चुके हैं, वापसी रचना का पात्र है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्ष क्या है? अभी अभी पीछे समझा है हमने, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1913। 106 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। 106 में आप देख सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कुछ रचनाएं आपके सम्मुख दी गई, कौन सी है? तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और सतपुड़ा के जंगल, ये तीनों ही रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। उषा प्रियमदा कृत रचना है। 107 नंबर का प्रश्न। आंगन का पंछी, नमक का दरोगा, मंत्र और वापसी। तो हमारा सही उत्तर है ए, वापसी। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में है? सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वापसी रचना में किसकी वापसी होती है? तो वापसी रचना में गजाधर बाबू की वापसी होती है। 109 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर सी है। 110 सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में कौन डूबा है? तो सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में जंगल डूबे हुए हैं विद्यार्थियों। 111 नंबर का प्रश्न है। वापसी रचना में चित्रण है बीमारी का, पारिवारिक घुटन का, शादी का या पढ़ाई का? तो वापसी रचना में जो चित्रण है विद्यार्थियों वो है पारिवारिक घुटन का। 112 नंबर का प्रश्न देखेंगे। गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? तो गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आंगन का पंछी रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंगन का पंछी रचना साहित्य की निबंध विधा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में व्याख्यान कब दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में व्याख्यान 11 सितंबर 1893 को दिया था। हाईलाइट किया गया है कि 12 जनवरी 1880 को डार्क देख रहे हैं आप, लेकिन हमारा उत्तर 11 सितंबर 1893 होना चाहिए जहाँ तक है। डी ऑप्शन को टिक करेंगे, और आप भी एक बार गूगल पर सर्च कर लेंगे, खोज लेंगे। आंगन का पंछी रचना के रचयिता है विद्यानिवास मिश्र। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। 118 नंबर का प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाषण दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में शिकागो में व्याख्यान दिया था। 119 नंबर का प्रश्न। विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं। हमारा सही उत्तर होगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार माने जाते हैं। विवेकानंद जी द्वारा स्थापित मठ का नाम है? तो विवेकानंद जी द्वारा स्थापित मठ का नाम बेलूर मठ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। डी दिया है लेकिन डी रॉन्ग है विद्यार्थियों।
बी को टिक करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम बेलूर मठ है, जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। आगे देख सकते हैं 121 नंबर का प्रश्न, आंगन का पंछी रचना कौन सी भाषा में लिखी है? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आंगन का पंछी रचना हमारी हिंदी भाषा में लिखी है, डी ऑप्शन। आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है? 122 नंबर का प्रश्न है, उत्तर है सी, तुलसी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही सरल प्रश्न है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पुनः बहुत सरल प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1869। इनमें से हिंदू धर्म के पुरुषार्थ है, पुनः सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं हिंदू धर्म के पुरुषार्थ, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, परंतु 3 ऑप्शन दिए हैं, डी लिखा है, ये सभी होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद के गुरु पूछा गया तो रामकृष्ण परमहंस से, परंतु महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी है। हमारा सही उत्तर बी ऑप्शन होगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है हमारा विद्यार्थियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ जैन धर्म लिखा है, सॉरी जैन पर हमने टिक किया है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी ऑप्शन को ही लॉक करेंगे, सी ऑप्शन। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के उपदेश, मठवासी जीवन के नियम और दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो जैन धर्म ऑप्शन नहीं है, सी करेक्ट है। 128 नंबर का प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के रचनाकार? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। 129, स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करो है विद्यार्थियों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 130 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के पिताजी द्वारा कौन सी क्रय की गई पुस्तक पर उनकी दृष्टि बचपन में पड़ी थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक, बी ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी का जन्मस्थल कहाँ है? तो पोरबंदर, ए ऑप्शन करेक्ट है। हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है? हिंदू नाम का उद्गम सिंधु नदी के नाम से माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू, ए ऑप्शन। पंचशील का संबंध है? तो हिंदू धर्म से है पंचशील सिद्धांत का संबंध। पंचशील सिद्धांत जिसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत और चीन के बीच 1954 में हुए समझौते का यह आधार था हमारा पंचशील सिद्धांत। 135 नंबर का प्रश्न है, इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ नमाज, रोजा और हज, ये तीनों ही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ये सभी। 136 नंबर का प्रश्न है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य किस धर्म के महाव्रत है? तो विद्यार्थियों सत्य, अहिंसा, असत्य नहीं अस्तेय कर लेंगे, वहां पर गलत छपा है असत्य, तो अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य यह जैन धर्म के महाव्रत है। रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन करेक्ट है। 138 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का उदाहरण है। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का उदाहरण प्रश्नवाचक, विधिवाचक, विस्मयवाचक, ये सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर पूछे कि अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के घटक है, लिखा है उद्देश्य और समीक्षा, तो गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है, उद्देश्य और विधेय। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से शुद्ध शब्द है, 4 शब्द आपके सम्मुख हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो ईर्ष्या है विद्यार्थी, ईर्ष्या, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे आप देख सकते हैं अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है 142, वाक्य की पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन करेक्ट है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है, तो अनुवाद के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द ट्रांसलेशन है, बहुत ही सरल प्रश्न। 144 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख होता है। तो भारतीय लोकतंत्र में
सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। समरसता का अर्थ है नफरत, असमानता, देशभाव, सामाजिक भाईचारा। समरसता का अर्थ होता है डी ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक भाईचारा। समरसता का अर्थ है विद्यार्थियों के सभी के प्रति समान और निष्पक्ष व्यवहार करना, जहां कोई भी भेदभाव नहीं होता बल्कि सभी को समान रूप से स्वीकार किया जाता है और एक साथ मिलकर रहने का भाव होता है, वही सामाजिक समरसता है या समरसता है। सामाजिक समरसता के घटक है सहिष्णुता, बंधुता, आत्मीयता और ये सभी। तो हमारा उत्तर होगा ये सभी। बंधुता मतलब भाईचारा, एक दूसरे को बंधु मानना। आत्मीयता मतलब आत्मिक रूप से लगाव, अंदर से लगाव सबका एक दूसरे के प्रति। और सहिष्णुता अर्थात सभी धर्म का सम्मान करना। 147 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। शंकराचार्य जी ने कितने मठों की स्थापना की थी? तो विद्यार्थियों, आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। हमारा सही उत्तर है 4 मठ। तो ये 4 मठ कौन कौन से थे? पहला ज्योतिर्मठ था, दूसरा जो कि उत्तराखंड में था, दूसरा श्रृंगेरी मठ था कर्नाटक में था, और गोवर्धन मठ तीसरा उड़ीसा में, और शारदा मठ गुजरात में। इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, हो सकता है पूछ ले कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा ज्योतिर्मठ की स्थापना कहाँ की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे 147 के बाद 148। सबसे पुराना साहित्य है, सबसे पुराना साहित्य है पुराण। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देख सकते हैं कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? कला का शाब्दिक अर्थ जो सुंदर नहीं है, ए ऑप्शन। बी जो सुंदर है, सी जो असुंदर है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कला का शाब्दिक अर्थ तो विद्यार्थी कौशल, हुनर या किसी कार्य को नियम और व्यवस्था के अनुसार सुंदर ढंग से करने की क्रिया ही या विद्या ही कला है। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न 150 नंबर का इस वीडियो का। साहित्य रचना के लिए जरूरी है गायन, वादन या नृत्य, और डी भाषा। गायन भी ज़रूरी नहीं है, वादन ज़रूरी नहीं है, नृत्य ज़रूरी नहीं है। जब भी साहित्य रचना करना हो, कोई गद्य, कोई पाठ, कोई कविता लिखनी हो, तो हमें अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है भाषा की। तो हमारा सही उत्तर है डी भाषा। साहित्य रचना के लिए ज़रूरी है भाषा। इस प्रकार आज की वीडियो में आपने देखा 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पुनः 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 तारीख को आपका पेपर है। बेस्ट ऑफ लक। अभी से पेपर अच्छा कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।